प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्लास की बात करें यानी अपनी वीडियो क्लास की बात करें तो हम इस समय पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान के तहत भाग 5 और भाग 5 का अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 की शुरुआत मैं कर चुका हूँ और कई अनुच्छेद मैं आपको पीछे दे चुका हूँ। यानी अब तक अगर देखा जाए तो अध्याय 2 से यानी संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 से संदर्भित 7 अनुच्छेद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब बढ़ेंगे उसके आगे। तो आज की जो वीडियो क्लास है वो संदर्भित है 3 अनुच्छेदों को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे और बड़ा किया जा सकता था क्लास को, लेकिन उसके बाद इसी अध्याय 2 में ही एक उपखंड जोड़ दिया गया है और वहाँ लिख दिया गया संसद के अधिकारी। यानी वहाँ हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में, उनके उपसभापति के बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनके हटाए जाने की प्रक्रिया, उनके चुनाव की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ से अध्याय थोड़ा बदल जाता है। तो इस वजह से आज की क्लास में सिर्फ ये 3 अनुच्छेद हम देखेंगे। यानी आज की वीडियो क्लास संदर्भित होगी अनुच्छेद 86, 87 एवं 88 को। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि जैसे अभी आज की जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 जिसकी परीक्षा अनियमितता के कारण रद्द कर दी गई थी, यानी वो तो आपको पता ही है कि पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, उसकी पुनः तिथि अब घोषित कर दी गई है और परीक्षा बहुत जल्द ही कराई जा रही है। यानी कि तिथि घोषित करने के बाद 1 महीने का भी समय आपके पास नहीं है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते सरकार को। रीज़न ये है कि वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम 6 महीने के भीतर परीक्षा करा लेंगे। अब अगस्त के महीने को देखा जाए और फरवरी में परीक्षा कैंसिल हुई थी, तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6वां महीना खत्म होते होते आपकी परीक्षा हो जा रही है। वो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी चाहे नया हो विद्यार्थी, चाहे पुराने विद्यार्थी जो शुरुआत बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो लगातार सारी चीज़ों को दोहराते रहें और उन खंडों पर विशेष ध्यान दें जहाँ से उन्हें असुविधा होती है क्वेश्चन करने में। यानी कि जो खंड उनको सही से समझ में नहीं आता उन पे थोड़ा विशेष ध्यान और बाकी चीज़ों को लगातार दोहराते रहें। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते आप। रीजन कि मेरिट जब भी बनेगी तो हमेशा एक मान के चलिए कि आपके 2-3 सब्जेक्ट मान लेते हैं अच्छे हैं, कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी उसमें 50% तो आपको करना ही करना है। अगर आप 60 कर लिए तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इस संदर्भ में किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज इस क्लास के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 86, 87 और 88। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी पिछली वीडियो क्लास जो मैंने आपको दी थी यानी अनुच्छेद 82, 83, 84, 85 वो क्लास आपने देख ली होगी और अपनी नोट्स भी बना ली होगी। मैं बार बार कहते रहता हूँ कि अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आपके पास अपने एक अच्छी नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी आप शिथिलता बरत रहे हैं तो वो शिथिलता छोड़िए और एक अच्छी सी नोट्स बना डालिए। ठीक, चलिए अनुच्छेद 86 क्या कहता है। अनुच्छेद 86 की बात करें तो अनुच्छेद 86 कहता है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो इस अनुच्छेद में आप ध्यान रखिए कि अभिभाषण और सदनों को संदेश, ये 2 चीज़ें भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार है। तो 2 सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सदनों को संदेश भेज सकते हैं, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 86। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सदनों में अभिभाषण का अधिकार रखते हैं, तब आंसर होगा आपका 86। ऐसा इसलिए समझा दे रहा हूँ कि यहाँ ध्यान रखिएगा 2 अनुच्छेद हैं, 86 और 87। ठीक है, और जब हम दोनों पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाता है। तो अगर हम बांट के रखेंगे, समझ के रखेंगे तो ये गलती नहीं होगी। पहले 86 देख लेते हैं। तो 86 2 भागों में विभाजित है। पहला क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो संसद के किसी एक सदन, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तो चाहे तो किसी एक सदन में अभिभाषण करे या दोनों को समवेत बुला ले, यानी एक साथ बुला ले और एक साथ बुला के अपना अभिभाषण करे। ठीक, और जब ऐसा राष्ट्रपति करना चाहेगा तो संसद के सदस्यों से ये अपेक्षा रखेगा कि वो वहाँ पे उपस्थित रहें। ठीक है, उसके अभिभाषण में उपस्थित रहें।
86(2) क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा। ठीक है, तो यहाँ दो चीज ध्यान में रखनी है, एक तो राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, ठीक है, दूसरा अगर कोई ऐसा विधेयक है जो किसी सदन में लंबित है, लंबित का मतलब सदन के पास भेज दिया गया लेकिन अभी सदन ने उसे पारित नहीं किया है, तो इस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आम हित से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे उस सदन को अब तक पारित कर देना चाहिए था लेकिन उस सदन ने अभी तक उसे पारित नहीं किया है, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अनुच्छेद 86(2) के तहत उस संबंधित सदन को वो संदेश भेजेंगे, ठीक है, कि अभी तक क्यों पारित नहीं हुआ, उसका कारण बताइए, या इसको शीघ्र पारित किया जाए, इस टाइप का संदेश भेजेंगे। ठीक है, और आगे क्या, जिस सदन को संदेश भेजा गया है वह सदन उस संदेश के अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। और राष्ट्रपति जिस सदन को, ठीक है, ऐसा संदेश भेजेंगे उस सदन की ये जिम्मेदारी होगी कि अपनी सुविधानुसार शीघ्रतापूर्वक उस पर विचार करे। तो यहाँ ये समझ लेना है कि सदन की बैठक हमेशा तो चलती नहीं है, पीछे भी मैंने आपको बता रखा है कि साल में 3 ही बार सदन के सत्र बुलाए जाते हैं, यानी सदन की बैठक होती है। अब मान लेते हैं राष्ट्रपति किसी विधेयक पर किसी सदन को कोई संदेश भेजते हैं और थोड़े समय बाद वो सत्र अवसान हो जाता है उसका, यानी वो सत्र समाप्त हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ सब जुड़ गया सुविधानुसार। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम देखें तो ये अनुच्छेद 86(2) के तहत हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सदनों को संदेश भेज सकते हैं, और कोई विधेयक अगर किसी सदन में लंबित है तो क्यों लंबित है इस संदर्भ में, अभी तक क्यों नहीं पारित किया गया, इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति उस सदन को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, और वो सदन क्या करेगा, जिस सदन को ऐसा संदेश भेजा जाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो यथाशीघ्र सुविधा अनुसार, ठीक है, शीघ्रता से राष्ट्रपति के उस संदेश पर विचार करेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 87 पे आते हैं। अनुच्छेद 87 क्या कहता है, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, बस यही ध्यान में रखना है। ऊपर हमने क्या देखा, अभिभाषण, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ति अनुच्छेद 86, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 86। लेकिन अगर वही क्वेश्चन बदले और ऐसा पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, ठीक है, तब हो जाएगा अनुच्छेद 87। और जब अनुच्छेद 87 हम पूरा पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लिया कि नई लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तब वहाँ 86 नहीं होगा, तब वहाँ पे हम आ जाएंगे 87 पे। ठीक, यही चीज़ समझनी है। अब 87 भी 2 भागों में विभाजित है। 87 फर्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक मैंने ब्रैकेट बना रखा है, वो ब्रैकेट इसलिए बनाया गया है कि ये जितना ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये चीज़ें, इसमें कुछ संशोधन हुआ वो पहले संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1951 में। तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, तो ये एक लाइन है पूरी जिसको हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लाइन क्या है, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में। ठीक, तो पहले इतना ध्यान में रख लेना है। दूसरा इसमें क्या है, और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलिए, वहाँ मैंने आपको क्या बता रखा था कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र जिसे हम कहते हैं प्रथम सत्र, ठीक है, दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र जिसे हम कहते हैं द्वितीय सत्र, और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र जिसे हम कह सकते हैं तृतीय सत्र। ठीक है, तो प्रथम सत्र का मतलब कि हर साल जो पहला सत्र शुरू होगा वो, और यहाँ शुरुआत कैसे हो रही है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, अभी हमने क्या देखा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर आपको याद होगा इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो आपको दे रखी है, लोकसभा की 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक करके। ठीक, तो उसे अगर अभी तक नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। तो यहाँ ध्यान रखिए कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, तो जो अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके निर्वाचन के पश्चात जब बैठकें शुरू हुई तो वहाँ पे और उसका जो प्रथम सत्र आरंभ हुआ तो वहाँ पे राष्ट्रपति ने दिया अपना अभिभाषण। अगर आपको याद होगा तो डेट अगर आपको याद आ रही तो ठीक है, नहीं याद आ रही तो मैं याद दिला दूँ कि 27 जून 2024 को जो 18वीं नई लोकसभा चुन करके आई, वहाँ राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को साथ बुला करके अपना अभिभाषण दिया। ठीक है, संवेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। एक तो हो गया पहली लोकसभा चुन के आई, दूसरा क्या है, प्रत्येक साल
जो पहला सत्र होगा, यानी जो बजट सत्र की शुरुआत होती है उसके शुरुआत के जो पहला सत्र है उसके पहले दिन ही राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ बुलाएंगे और उसमें अपना अभिभाषण करेंगे और सदन को ये बताएंगे कि उसे क्यों बुलाया गया है। दूसरे शब्दों में ये समझें कि पहले सत्र में ही राष्ट्रपति अभिभाषण इसलिए करते हैं कि पूरे सदन, दोनों सदन को बता दिया जाए कि इस साल कौन कौन से काम होने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से ये चीज़ें रखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सामान्यतः राष्ट्रपति के अपने विचार नहीं होते हैं, ठीक है, और वो विचार होते हैं सरकार के, यानी जिसकी सरकार होगी उसी के विचार है। और एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करता है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ना हो तो वहाँ पे सरकार आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्तमान सरकार है वही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करेगी, क्योंकि काम तो उसी को करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे कहा गया अभिभाषण, इसीलिए इसे भाषण नहीं कहा गया। ठीक है, भाषण का मतलब कि जो हम व्यक्त करें अपने विचार, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति क्या कर रहा है, अपने उनके विचार तो है नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि सरकार जैसा लिख के देगी वैसे ही राष्ट्रपति जी को खाली पढ़ देना है। यानी 27 जून 2014 को जो अभिभाषण हुआ संवेद दोनों सदनों का, उसमें वर्तमान राष्ट्रपति जी यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने वो जो भी पढ़ा या अभिभाषण में जो भी शब्द कहे वो उनके द्वारा कहे गए शब्द नहीं थे, वो लिखा गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या सरकार द्वारा। समझ में आ गया? ठीक, अब 87 सेकंड पे आते हैं। 87 सेकंड की बात करें तो प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण दे देंगे तो उसके बाद जो उन्होंने अभिभाषण दिया है उस पर सदन में होगी चर्चा। ठीक है, ये व्यवस्था है। अब सदन में होगी चर्चा तो उसके लिए जो सत्ता पक्ष है वो लेके आएगा धन्यवाद प्रस्ताव, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा के लिए सदन में कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, धन्यवाद प्रस्ताव। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण दे देते हैं तो उनके अभिभाषण के बाद सदन में जो उनके अभिभाषण पर चर्चा होती है उसके लिए सदन द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। और इस बार 18वीं लोकसभा जब चुन के आई तो उसके प्रथम सत्र के अभिभाषण के बाद 1 से 3 जुलाई 2024 के बीच सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा। ठीक है, अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 क्या कहता है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो अगर आपने पीछे पढ़ रखा होगा तो अनुच्छेद 76 में हम लोगों ने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, उसकी वही योग्यता होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की होगी। एक तरीके से महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह प्रदान करते हैं। तो ये अनुच्छेद उन्हीं के लिए बना है। पीछे हम लोगों ने देखा था, यानी जब हम लोगों ने अनुच्छेद 76 पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि महान्यायवादी वो व्यक्ति होता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संसद के सदन में बैठ सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है और बोल सकता है, ये अधिकार वो रखता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो केवल लोकसभा में ही बैठेगा, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही बैठेगा। अगर कोई व्यक्ति न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है तो वो न लोकसभा में बैठ सकता है न राज्यसभा में बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे दो और एक तीसरा अपवाद भी है, जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन उस सदन में बैठता है। अगर आपको याद हो तो आप बताइए। हाँ, जो तीसरा व्यक्ति है वो हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये अनुच्छेद जो 88 बनाया गया है वो महान्यायवादी और मंत्रियों के लिए बनाया गया है कि जो व्यक्ति महान्यायवादी होगा और जो व्यक्ति मंत्री होगा। जहाँ मंत्रियों वाले के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 88 में जो कहा गया है मंत्रियों के बारे में, अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें कई अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने के बाद ये संदर्भ निकल के आता है यहाँ जिन मंत्रियों की बात की जा रही है। तो इस तरह अगर देखा जाए कि मंत्रियों को मतदान में भाग लेने का नहीं अधिकार, तो उस तरीके से तो जो भी केंद्र के मंत्री होंगे वो मतदान में भाग ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है मंत्रियों के संदर्भ में,
लेकिन यहाँ हम ये मानते हैं कि जो मंत्रियों वाली व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो हो सकता है ऐसे मंत्रियों के लिए जो किसी सदन के सदस्य न हो या राज्यसभा का सदस्य हो और उस समय वो लोकसभा में बोल रहा हो। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने क्या समझाया कि अगर राज्यसभा का सदस्य है तो केवल राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन मंत्री बनने के लिए जो व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो। और एक व्यवस्था ये भी है, राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं चाहे वो लोकसभा का सदस्य न हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य न हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ ये व्यवस्था इसी से संदर्भित हो। तो यहाँ ध्यान रखिए कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी, तो यहाँ ये व्यवस्था प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। यहाँ जो समझना था वो ये कि अगर हम अनुच्छेद 86 के अंतर्गत अगर हम देखें तो मंत्रियों को मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन आगे चल के संसदीय नियमों द्वारा मंत्रियों को मत देने का अधिकार मिलता है अपने सदन में। अपने सदन का मतलब जैसे मैं लोकसभा से मान लेता हूँ और मुझे मंत्री बनाया गया और लोकसभा में कोई ऐसा मुद्दा रखा गया और उस पर मतदान होना है तो मैं उसमें मतदान कर सकता हूँ। लेकिन राज्यसभा में जाकर अगर मैं राज्यसभा में मंत्री हूँ और मेरे मंत्रालय से संबंधित कोई ऐसा मामला है कि उसके बारे में मुझे राज्यसभा में बोलना है, ठीक है, तो मैं राज्यसभा में जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता। ठीक, तो इसको ऐसे समझ के रखिएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, एक लाइन में इस अनुच्छेद में सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और जो राज्य का जो महान्यायवादी होगा देश का, वो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है और संसद द्वारा बनाई गई समितियों में अगर उसका नाम सदस्य के तौर पर रखा गया है तो वो उस समिति में भी शामिल हो सकता है, उस समिति में बोल सकता है। लेकिन संसद में अगर किसी विषय पर मतदान हो रहा है किसी भी सदन में तो वो मंत्री और वो महान्यायवादी उस मतदान में भाग नहीं लेंगे। समझ में आ गया? तो ये रहा अपना अनुच्छेद 86, 87 और 88। इतना तैयार करिए और अगली वीडियो जो शुरू होगी वो हम शुरू करेंगे संसद के अधिकारी से। ठीक है, यानी अनुच्छेद 89 जो होगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यहाँ से अपनी शुरुआत होगी। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिए कि जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देनी है वो लगातार जुड़े रहें। 1 या 2 दिन में उत्तर प्रदेश से संदर्भित या उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संदर्भित एक सीरीज की शुरुआत करूंगा जिसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो मैं आपको बताते चलूँगा, चाहे वो भारत के इतिहास से संदर्भित हो, चाहे भूगोल से, चाहे अर्थव्यवस्था से, चाहे संविधान से। यानी कि 20 से 22 दिन में बहुत शार्ट अवधि में सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेंगे। साथ ही साथ करंट की क्लास भी मैं लगातार उपलब्ध कराऊंगा 1-2 दिन बाद से। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने मित्रों को और परिचितों को भी अपने चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। चलिए इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।